हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, देवरिया में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो शिक्षक भर्ती है ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में है, लेकिन ये जो भर्ती है पीजीटी टीचर के लिए है। तो यहाँ पर पीजीटी के अलावा प्रधानाचार्य का भी पद है और चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया का भी पद है। तो देखो यहाँ पर ना प्रधानाचार्य को जो मासिक मानदेय मिलेगा वो 30,000 रुपये मिलेगा। और साथ ही साथ जो पीजीटी के टीचर होंगे, पीजीटी में यहाँ पर देखेंगे तो पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के साथ साथ लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक लिपिक और साथ ही साथ यहाँ पर चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो विज्ञापन जारी हुए हैं इसमें अगर पीजीटी के तौर पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका संबंधित विषय में पीजी होना आवश्यक है। बाकी जो नियम और शर्तें हैं आप यहाँ मूल विज्ञापन दिया गया है उसको पढ़ के आप आवेदन करें। और मूल विज्ञापन आप या तो आज के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं या फिर आप देवरिया की जो NIC की वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल studyvithgyanprakash.com पर आकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि मान लेते हैं पीजीटी अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं तो संबंधित या किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए अंग्रेजी में। साथ ही साथ आपका बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है। और जो पीजीटी के यहाँ पर टीचर चुने जाएंगे उनको 22,000 रुपये मंथली सैलरी प्रोवाइड की जाएगी जो कि मानदेय के रूप में होगी। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि लैब असिस्टेंट को 6,498 रुपये मिलेंगे प्रति माह। और लैब असिस्टेंट की जो एलिजिबिलिटी वो ये है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग में मतलब इनका जो है होना चाहिए, या फिर हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कुल 3 पद हैं। इसके अलावा कार्यालय अधीक्षक के लिए 12,430 रुपये प्रति माह मिलेगा। साथ ही साथ चपरासी के लिए कुल 7,143 रुपये, यही जो सैलरी है वो चौकीदार को भी मिलेगी। सहायक रसोइया को यहाँ पर 6,433 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो सारी बातें यहाँ पर। और ये भी है कि विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो एज लिमिट है कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर आप प्रधानाचार्य के लिए आवेदन कर रही हैं, क्योंकि ये सारी जो पद हैं ये महिलाओं के लिए रहेंगे, तो अगर आप प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन कर रही हैं तो न्यूनतम आयु 1 अप्रैल को 30 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए। शेष पदों पर चयन वर्ष की 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु तो अधिकतम आयु सीमा जो है वो 60 वर्ष होगी, मतलब 60 साल के बाद आपको वहाँ पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और रही बात कि आपकी जो मेरिट है वो कैसे बनेगी, तो ध्यान दीजिएगा कि हाई स्कूल परीक्षा का प्राप्तांक का 10%, इंटरमीडिएट परीक्षा प्राप्तांक का 10%, स्नातक का 20%, परास्नातक का 20% और प्रशिक्षण का 30% जोड़कर आपकी जो मेरिट होगी वो बनाई जाएगी। बाकी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है वो आप देख लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी 10 दिसंबर है और आवेदन करने का जो फॉर्म है, जो प्रारूप है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप आवेदन करिएगा। और यहाँ पर आपको पूरा जो विज्ञापन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जाइएगा और देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आवेदन करना है। ध्यान दीजिएगा कि केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगी, पुरुषों के लिए यह सीटें नहीं हैं। ठीक है। और लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 से शाम 5 बजे तक आपको आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड 274-001 के पते पर भेजना होगा। ठीक है। और बाकी डिटेल्स आपको तो मैंने बता ही दिया कि आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस पर बहुत अधिक नहीं। देखो फ्रेंड्स, आज 26 नवंबर 2024 है और आज के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हम मनाते हैं। और वो दिवस कौन सा होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान दिवस, जो कि 26 नवंबर 2024 को मनाया जा रहा है। आप मुझे पहले ये बताइए कि संविधान दिवस की शुरुआत कब से हुई? पहले इसे कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन संविधान दिवस के रूप में इसे कब से मनाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? चलो फ्रेंड्स, मैं ये बता देता हूँ आपको कि संविधान दिवस की जो शुरुआत है ये 2015 से हुई। आपको बताना चाहेंगे कि भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा
संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया था तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। और आपको बता दें कि गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया था। यहाँ पर मैं एक बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान की एक प्रति, एक कॉपी जो है वो सौंप रहे हैं। और ये फ़ोटो ली गई थी 26 नवंबर सन 1949 में। तो आप देख सकते हैं कि यह जो तस्वीर है निश्चित रूप से यह कालजयी तस्वीर है। दुनिया बदलेगी लेकिन तस्वीर अपना जो औचित्य है, जो अपना महत्व, जो अपनी इम्पोर्टेंस है उसको कभी भी नहीं खोएगी। और ये तस्वीर अब सदैव के लिए बिल्कुल स्मरणीय है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखो एक खबर और भी आ रही है यहाँ पर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मित्र 2005 से पहले चुने गए थे उनको पुरानी पेंशन मिल सकती है। तो बड़ी अच्छी खबर है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद रमेश चंद्र और 166 अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शिक्षा मित्रों का तर्क यह है कि उनका चयन भी 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर हुआ था। उसके बाद टीटी और बाद में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति हुई थी। लिहाजा पूर्व में की गई उनकी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। फिलहाल इस मामले की सुनवाई के दौरान 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी को निर्देशित किया है कि शिक्षा मित्र के रूप में सेवा जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 3 महीने में किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले की संविदा पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो बाद में अस्थायी पद पर चयनित हो गए हैं उन्हें भी संविदा सेवा जोड़कर पुरानी पेंशन दी जाएगी। तो चलो जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए तो बहुत ही शानदार खबर है। यहाँ पर शिक्षा मित्रों को पुरानी पेंशन खबर ही बड़ी शानदार लग रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं तो जूनियर हाई स्कूल में जल्द शुरू होगी चयन प्रक्रिया। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। सोमवार को गोरखपुर में जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भर्ती है यह शीघ्र ही बहुत ही जल्द पूरी कर ली जाएगी और जो नियुक्ति प्रक्रिया है बहुत ही जल्द यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मामला है इसका विज्ञापन 2021 में आया था। इसके बाद मामला जो है ये कोर्ट में गया था। इसका जो रिजल्ट था ये दोबारा से डिक्लेयर किया गया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद और हाई कोर्ट में कोई भी केस न होने के बावजूद भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है। और जो चयनित हैं फिलहाल वो लखनऊ से लेकर और प्रयागराज तक यानी कि शिक्षा निदेशालय से लेकर लखनऊ तक की परेड कर रहे हैं। अब फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री की जनता दरबार में अपनी अर्जी लगाई है। तो यहाँ पर उनको आश्वासन मिला है कि जो प्रक्रिया है इसको जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। अभ्यर्थी आरोप ये लगा रहे हैं कि निदेशक बेसिक शिक्षा और एडी बेसिक की लापरवाही के कारण ये जो प्रस्ताव है ये अटका हुआ है। फिलहाल चलो एक अच्छी खबर है कि इस पर जो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और भर्ती को जल्दी शुरू करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वहीं पर 1 लाख युवाओं को हर साल विदेश में नौकरी दिलाने की तैयारी, विदेश में नौकरियों के अनुरूप युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। तो खबर ये है कि मिशन के तहत यूपी सरकार सालाना 1 लाख युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए तैयार करेगी। उन्हें सिर्फ प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा बल्कि वैकेंसी पता करने से लेकर जॉब दिलवाने तक का जिम्मा उठाया जाएगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भारत आकर प्लेसमेंट नहीं करेगी बल्कि यहाँ से रोजगार मिशन के तहत खुद संपर्क किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हस्तशिल्प, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में विदेश में रोजगार के अपार अवसर हैं। तो फिलहाल अब जो युवा हैं जो थोड़े से तकनीकी हैं वो विदेश जाने को तैयार हो जाएं। और यहाँ पर खबर है कि इसके लिए 10 करोड़ का बजट भी मिल चुका है, जल्दी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। तो चलो भाई, अगर यूपी में आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो विदेश में लगेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहो। और भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने को केंद्रों की सूची होगी ऑनलाइन। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यूपी पीसीएस में आरओ में परीक्षा को 1 दिन कराने के लिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने
काफ़ी बड़ा जो है प्रदर्शन किया था। इसके बाद आयोग ने अभ्यर्थियों की बातें मान ली हैं, लेकिन उनके सामने अभी भी ये समस्याएं हैं कि आगे परीक्षा केंद्र किन को बनाया जाए। तो इसका एक समाधान निकालते हुए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी परीक्षा केंद्र चुने जाएँ सभी 75 जिलों में, तो उन परीक्षा केंद्रों को ऑनलाइन कर दिया जाए। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने तय किया है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए साफ सुथरे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ पॉलिटेक्निक संस्थानों की सूची बनाई है जिन्हें परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता हो, और यह सूची ऑनलाइन होगी। इससे परीक्षा कराने वाले बोर्ड और आयोग अपने केंद्र बना सकेंगे। हर बार परीक्षा केंद्र बनाने के लिए उन्हें श्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब एक बुरी बात भी देख लेते हैं। बुरी बात ये है कि यूपी में जो बिजली है ना, ये प्राइवेट होने जा रही है, निजी हाथों में देंगे। तो प्रबंधन को अभियंताओं ने पीपीपी मॉडल अपनाने का दिया सुझाव, और घाटे वाले पूर्वांचल और दक्षिणांचल यहाँ पर जो डिस्काम है उनको पहले देंगे निजी क्षेत्र में। तो पूर्वांचल वाले बिल्कुल तैयार हो जाएं भाई साहब, आपकी जो बिजली है ये प्राइवेट होने वाली है। ऊर्जा क्षेत्र के बढ़ते घाटे के मद्देनज़र प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अब निजी क्षेत्र में सौंपा जाएगा। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहले राज्य के सर्वाधिक घाटे के पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्काम। देखो यहाँ पर क्या है ना कि पूर्वांचल में तो भाई साहब बहुत सारे लोग बिजली का बिल गांव में जमा नहीं करते हैं। तो फिलहाल तो अब जो पूरा मामला है पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्काम वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। सोमवार को पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन मुख्यालय में डिस्काम के प्रबंधन निदेशकों से लेकर मुख्य अभियंताओं की बैठक में सभी से ऊर्जा क्षेत्र को घाटे से उबरने के बारे में सुझाव मांगे हैं। ज़्यादातर ने उड़ीसा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत टाटा पावर द्वारा की जा रही बिजली आपूर्ति के मॉडल का अध्ययन कर उसे अपनाने का सुझाव दिया है। बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस के छापे और बड़े पैमाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, फिर भी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि ज़्यादा घाटे वाले क्षेत्रों की वित्तीय स्थिति को पीपीपी के आधार पर सुधारा जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, और आपको देवरिया का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।